फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस अप्रोच। यहाँ मैं आपके सामने लेके आई हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं इन एग्जाम्स की, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड रेलवे, सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी चैलेंजिंग फॉर यू, ओके, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल। सो ये जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पे 10 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, जिससे आप डेली वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, रेगुलर बेसिस पे आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे एंड विद कंप्लीट सॉल्यूशंस, ओके, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, अगर आप चाहो तो इसे देख सकते हो। ओके, यहाँ पे हमारे चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज को। Hello students, so here's the question is, what least number must be subtracted from 1936 so that the resulting number when divided by 9, 10, 11, 9, 10, 15 will leave in each case the same remainder 7. Okay, it means हमारा question है कि हम 1936 में 1936 जो आपका नंबर है, इसमें हम ऐसा क्या नंबर सब्ट्रैक्ट कर दे कि जब हम 9, 10 एंड 15 से इसे डिवाइड करें तो हमें परफेक्ट हमेशा से 7 रिमाइंडर मिले। ठीक है, हमें इसे पूरी तरह डिवीजन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, हमें 7 रिमाइंडर लेफ्ट चाहिए। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो नंबर निकालेंगे जो कि 9, 10, 15 को पूरी तरीके से डिवीजन करेगा। इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम ऑफ 9, 10 एंड 15। ठीक है, हम सबसे पहले इसे निकालेंगे। तो आइए एलसीएम को निकालते हैं। 9, 10 एंड 15 की जब आप ऐसे निकालोगे, सबसे पहले हम इसे लेके जाते हैं 2 से, तो यहाँ पे देखिए 5 से जाएगा एंड देन 15। फिर आप करोगे, देखिए यहाँ पे 3 3 9 चला जाएगा, 5 3 5 15 एंड देन देखिए 3 से जाएगा, उसके बाद 5 से जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ना 5 लेफ्ट हो रहा है, तो इस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, इट मीन्स मेरा एलसीएम क्या आ गया, 2 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 5, दैट इज 9 मल्टीप्लाइड 10 आ गया एंड वी विल गेट 90। हमें क्या मिला, हमें वो जो नंबर मिला है वो क्या मिला है, हमें 90। तो जो ये 90 आप नंबर देख रहे हैं, ये एक ऐसा नंबर है जो कि 9, 10, 15 तीनों से ही डिविजिबल हो जाएगा बहुत ही इजीली। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमें क्या देखना है कि जो ये हम डिवाइड कर रहे हैं, ये जो हमारा 90 आया है, ये जब इसको डिविजन करेगा 1936 को, तो क्या होता है, ये कंप्लीटली डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। तो आइए इसे डिवाइड करते हैं। 1936 को जब हम डिवाइड करेंगे 90 से, देखिए सबसे पहले हम क्या लेके जाएंगे, सबसे पहले जाएगा 92 सा कितना आ जाएगा 180, देन आप यहाँ पे लेफ्ट होगा 136। ओके, एंड आप लेके जाओगे 90 बनता है क्योंकि 2 से एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा 6 एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 4। इट मीन्स ये जो आपको 4 दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका रिमाइंडर है जो कि लेफ्ट हो रहा है जब आप इसे डिवाइड कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि नंबर परफेक्टली डिवाइड हो जाए 90 से, तो क्या करा जाए, अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे, अगर हम 1936 में से सब्ट्रैक्ट कर दी, जो एक्स्ट्रा आपका 46 आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है, तो आपको परफेक्ट नंबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा 9, फिर 8, फिर 1। दैट मीन्स आपको जो नंबर मिला है 1890, ये जो नंबर है ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 90 से। ठीक है, जब आप इस नंबर को 90 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली आपका कट कर देगा। चलिए, लेकिन हमारा टारगेट क्या था, हमें इसको कट नहीं करना था, हमें तो लेफ्ट चाहिए था ना, हमें तो रिमाइंडर चाहिए था। ठीक है, सो फॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि फॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 7, हम क्या करेंगे, वी नीड टू ऐड, हमें ऐड करना पड़ेगा, वी नीड टू ऐड 7 विथ 1890, हमें इसके साथ ये ऐड करना पड़ेगा। दैट इज हमारा क्या आ जाएगा 1890 प्लस 7 एंड वी विल गेट 1897। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर है ये एग्जैक्टली आपको जब डिवाइड करेंगे 90 से, तो ये डिवाइड होने पे हमें 7 रिमाइंडर लेफ्ट कर जाएगा आराम से। ठीक है, ये चीज हुआ एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन अब देखिए, इतना आपने समझा इसको, लेकिन अब आपका टारगेट क्या था, आपको देखना था कि 1936 में हम ऐसा क्या माइनस कर देना। इट मीन देखिए, ये वो नंबर है जो कि आपके कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बट आपको चाहिए किसमें से, 1936 में से। तो क्या करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, हमें तो चाहिए ये था 1897, तो क्या किया जाए, हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो हो जाएगा 1936 माइनस 1897। हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो हमें वो नंबर मिलेगा जो कि हम इसमें माइनस कर चुके। तो आइए इसे माइनस करते हैं। यहाँ पे जब आप करेंगे तो आएगा 9, उसके बाद इसे कैरी अप करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा
3, ठीक है। इट मीन्स हमारा क्या आया 39 ही हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इसका मतलब 39 ही हमारा वो नंबर है जिससे मैं जब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगी इसमें 1936 में, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे नंबर मिल जाएगा 1897, जिसे जब हम 90 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 90 का सेंस यही हो गया आपका 9, 10, 15 से जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपको हर एक केस में जो रिमाइंडर मिलेगा वो आपको हमेशा से 7 मिलेगा, ठीक है। यही आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। तो इस अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, दैट इज 39। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। Hello students, so here's the question is the annual installment that will discharge a debt of rupees 4,200 due in 5 years at 10 simple and 10% simple interest is ओके तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होगा। जो हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो क्या होगा अगर हमने ये जो अमाउंट लिया है, अमाउंट हमारा कितना है, हमारा जो कर्ज है, जो हमारा डेप्ट है वो कितना है 4,200, जो कि आपको 5 साल में चुकता करना है एट 10% रेट। ओके, यू हैव टू यूज रेट कितना 10%। तो आइए इसे हम सबसे पहले निकालते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एसआई का केस दिया है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फॉर एसआई केस, अगर आपका एसआई का केस होता है तो क्या होता है, तो आपका यहाँ पे जो अमाउंट होता है, अमाउंट किसके बराबर होता है आपका n मल्टीप्लीकेशन आई प्लस आई मल्टीप्लीकेशन आर, देन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लगता है एंड देन T1 T2 एंड दिस विल गोज ऑन Tn-1 अपॉन हम यहाँ पे करेंगे 100। ओके इससे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप सोचो कि यहाँ पे सारे जो आपको कीटम से क्या क्या दिए हुए हैं, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे जो आपका अमाउंट है इसका मतलब है जो कि आपका अमाउंट डेप्ट है। ओके जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है यहाँ पे लिख लीजिए ₹4,200। ओके देन आपको यहाँ पे जो n गिवन है, n क्या होता है, n आपका होता है टाइम, जो कि आपको ड्यूरेशन कितना दिया हुआ है 5 years। ओके उसके बाद आपको यहाँ पे गिवन है आई क्या है आपका, आई जो है यहाँ पे ये है आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट जो कि आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन। देन यहाँ पे जो आपको आर गिवन है वो है आपका रेट, जो कि कितना है, देखिए यहाँ पे एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। एंड आपका रेट यहाँ पे कितना गिवन था 10%। ठीक है रेट आपका कितना गिवन है यहाँ पे 10%। ठीक है अब हम इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे ताकि हमें यहाँ पे हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमें निकालना क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है हमारा आई। ठीक है हमें यही फाइंड आउट करना है जो आपको आई दिख रहा है, या फिर मैं इसे यहाँ पे ऐसे मार्क कर देती हूँ कि हमें यहाँ पे आई हमें फाइंड आउट करना है विच इज एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले अब हम चलते हैं वैल्यूज की ओर, हमें वैल्यूज को पुट करना है। तो देखिए अमाउंट की ओर हम रखेंगे यहाँ पे कितना गिवन है हमें 4,200। ठीक है यहाँ पे आप तो लिख लो रुपीज में। देन आपको एन कितना गिवन है, एन है आपका 5। ठीक है टाइम, एंड आपको आई नहीं पता है, आप ऐसे लिख लेंगे। देन प्लस आई मल्टीप्लीकेशन 10, क्योंकि हमारा रेट कितना गिवन है 10%। देन मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे और देखिए यहाँ पे टाइम जो है अगर आप ध्यान दो, पहले लिखा है T1 T2 और फिर ये गोज ऑन कहा जा रहा है Tn-1। इट मीन्स जो आपका n है, अगर n आपका 5 है मतलब 5, आप देख रहे हो 5 है तो 5-1 मतलब आपका जो टाइम है कहाँ तक जाएगा 4 तक जाएगा, क्योंकि जो n-1 होगा वो क्या हो जाएगा 5-1 दैट इज 4। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है क्योंकि हम इसे n-1 तक लिखेंगे तो वहां तक हम माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे टाइम में। अब देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, अपॉन में आप यहाँ पे लिखोगे 100। ओके अब यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे 4,200 इज इक्वल टू 5i प्लस, यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करेंगे तो i मल्टीप्लीकेशन 10 मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे जब आप एड अप करोगे तो आपको मिलेगा 10 एंड अपॉन आ जाएगा आपका 100। ठीक है उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा 4,200 इज इक्वल टू 5i। ये आपको SI ना लग रहा हो, रुकिए मैं इसे ठीक कर देती हूँ, 5i लिखा है ये। ठीक है 5i प्लस यहाँ पे देखिए 10 ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिला यहाँ पे i। देन इसे एड अप कर लेंगे, क्या मिल जाएगा हमें 6i इज इक्वल टू 4,200 रुपीज। ठीक है अब यहाँ पे आपको i कितना मिल गया, ये आपको मिल गया 4,200 अपॉन 6 दैट इज
दिस विल बी इक्वल टू 700 रुपीज। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, I इज इक्वल टू ₹700। ओके, ये आपका वो फाइनल आंसर। तो आइए देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पे हमारे ये जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हुआ, दैट इज ₹700। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hello students, so here's the question is, if x ratio y be the ratio of two whole numbers and z be their SCF, then the LCM of two number is, okay, it means हमें यहाँ पे दो numbers given है जिनका ratio है x and y and आपको SCF given है z and we need to find the LCM। हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे LCM को find out करना है, LCM ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये जो आपको नंबर्स यहाँ पे गिवन है इसका हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है रेशियो, हमें गिवन है रेशियो ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, टू नंबर्स का जो रेशियो वो है x एंड y। ठीक है, दैट इज क्या है, x रेशियो y है, दोनों नंबर्स का रेशियो, एंड देन आपको HCF भी गिवन है which is z and we need to find the LCM। हम इतना अपना रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, अब आइए, अब हम प्रोसीड करते हैं। एज वी नो, हमें यह बात पता है कि जो LCM होता है वो होता है HCF, मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे। ओके, मल्टीप्लीकेशन जो होता है ये क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियो ऑफ नंबर्स। समझ रहे हैं क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको बात समझनी होगी कि जब भी आपको कोई नंबर्स गिवन होते हैं जो कि रेशियो में होते हैं, तो अगर हम उनका मल्टीप्लिकेशन कर दें और उसको उसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें डायरेक्टली एलसीएम मिल जाता है। ओके, इट मींस अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यूज रखूं तो देखिए एलसीएम कितना है, यहाँ पे एलसीएम हमें गिवन है नहीं पता, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, एंड एचसीएफ हमें पता है कितना है z। ओके, देन हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन और हमें जो रेशियोज हैं उसको भी मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, मींस एक क्या है आपका, एक है आपका x और एक है आपका y, इन दोनों का भी हमें मल्टीप्लिकेशन करना है जो ये आपके नंबर्स रेशियो में गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ मिलेगा एलसीएम इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई एक्स वाई, या फिर आप कह सकते हैं एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई z। ठीक है, यही आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, दैट विल बी द एलसीएम। तो चाहो तो आप सबसे पहले यहाँ पे ये हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है। ओके, इसके ही थ्रू आप डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज होगा बट आपके स्टेप्स लॉन्ग जाएंगे। ओके, सो होप्स आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हुआ वो है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ है इस क्वेश्चन का। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, so here's the question is, a fraction becomes 1 by 6 when 4 is subtracted from its numerator and 1 is added to its denominator. If 2 and 1 are respectively added to its numerator and denominator, it becomes 1 by 3. Then the LCM of the numerator and the denominator is, okay? It means हमें यहाँ पे पूरा फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके थ्रू आप कुछ कंक्लूड करेंगे, देन आप फाइनली आपको क्या निकालना है, आपको फाइनली एलसीएम को फाइंड आउट करना है। ठीक है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को निकालना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या होगा। तो आइए इसे लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन में लेट करते हैं कि लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ठीक है, x अपॉन y मैंने फ्रैक्शन को लेट कर लिया, जिसमें आप समझ सकते हैं x जो होगा वो आपका हो जाएगा न्यूमरेटर और y जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके बाद हमें जो सबसे पहली कंडीशन गिवन थी अकॉर्डिंग टू Q1, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 6, कोई फ्रैक्शन 1 by 6 बन जाता है जब 4 इज सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर। मतलब अगर इसका न्यूमरेटर कितना है x है और मैं इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूं और जो इसका y है क्या है डिनोमिनेटर, इसमें से मैं अगर 1 इज एडेड मतलब 1 को अगर ऐड कर दूं तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1 by 6। ठीक है, पहली कंडीशन को ध्यान से पढ़ेगा, बोल रहा है कि अगर हमने 4 इज सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमरेटर से और ऐड कर दिया 1 डिनोमिनेटर में तो हमारा फ्रैक्शन ये बन गया। ठीक है, तो इसके थ्रू पहले हम अपना इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। देखिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ऐसे ऐसे, तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6x minus 24 is equal to y plus 1। ठीक है, फिर हम इसे यहाँ पे लाएंगे, y को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे और 24 को उधर, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 25। ये क्या है, ये आप समझ लीजिए ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग अब मैं देखती हूँ मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का कंडीशन क्या था। जो मेरा कंडीशन 2 दी हुई थी उसमें क्या है,
if 2 and 1 are respectively added to its numerator and denominator, मतलब हम न्यूमरेटर में 2 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 1. इस रेस्पेक्टिवली वर्ड्स का ध्यान, इसका मतलब ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर जो आपका है उसमें जो भी आपका यहाँ पे गिवन है ना 2, तो जो सबसे पहले यूज हुआ है 2 वर्ड वो न्यूमरेटर के लिए है और जो डिनोमिनेटर के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो आपका 1 है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप एड अप करोगे तो ये आपका बन जाएगा 1/3. तो आइए हम इसे एड अप करते हैं. देखिए मेरा x था न्यूमरेटर, y था डिनोमिनेटर, मैंने दोनों में ऐड किया, एक में 2 लिखा था और एक में 1 लिखा था, तो ये मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया है, ये जो मेरा फ्रैक्शन बन गया ये मेरा बन गया 1/3. ठीक है, अब मैं इसे अगेन जैसे मैंने अभी जस्ट किया था वैसे मैं इसे फिर से करूंगी क्रॉस मल्टी. तो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, 3x + 6 इज इक्वल टू y + 1. ठीक है, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसे जब यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे 6 को यहाँ पे रहने देते हैं, 1 को यहाँ लाते हैं एंड y - 3x. ठीक है, मैंने इसको यहाँ ट्रांसपोज किया तो देखिए तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, y - 3x इज इक्वल टू 5. ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, हमें x और y की पहली बात तो वैल्यू चाहिए तभी तो हम उसका एलसीएम निकाल पाएंगे. तो हम क्या करेंगे, अब हम दोनों के दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों को ऐड जब करेंगे सो वी गेट, देखिए हमें क्या मिलेगा, पहले हम लेफ्ट साइड से ऐड अप यहाँ पे करते हैं तो 6x - y प्लस y - 3x और राइट साइड में आपका क्या है 25 + y. देखिए यहाँ पे 25 है ना, 25 + 5. अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा y कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ हमें मिलेगा 3x इज इक्वल टू 30 एंड हमें x मिल जाएगा 30/3. दैट विल बी इक्वल टू x क्या हो जाएगा, x आपका हो जाएगा 10 के इक्वल. जब आपको x मिल चुका है तो आप x को किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं 1 या 2 में और आपको y की वैल्यू मिल जाएगी. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x, हम x की वैल्यू रखते हैं इन इक्वेशन 2. ठीक है, सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे जब हम लोग इसको रखेंगे, y - 3 × 10 इज इक्वल टू 5. ठीक है, जो कि आपको यहाँ मिल जाएगा y इज इक्वल टू 5 + 30, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा -30 और राइट साइड जब आपका ट्रांसपोज होगा तो आपको मिल जाएगा +30. सो यू विल गेट y इज इक्वल टू 35. अब आप देखिए, अब आपको x और y मिल चुका है, ये रहा आपका x. ठीक है, ये आपका रहा x और ये वैल्यू जो आपकी रही ये रही आपकी y की वैल्यू. ठीक है, ये दोनों का दोनों आपको मिल चुका है. अब आपको करना क्या है, आपको एलसीएम निकालना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का. x और y ही तो था आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. तो क्या करेंगे, चलिए आइए अब हम फाइंड आउट करते हैं हमारा एलसीएम. ठीक है, अब हम निकालते हैं नाउ एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज. ठीक है, दैट इज हमें निकालना है 10 and 35 का एलसीएम. ये रहा आपका x, ये रहा आपका y. तो चलिए इसे फाइंड आउट कर लेते हैं. हमने निकाला 10 और 35 को, तो सबसे पहले 5 से कर लेते हैं. 5 2 जा 5 7 जा. अब जैसा कि आपको पता है ये प्राइम नंबर है तो हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं. एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 × 2 × 7 दैट इज 10 × 7 एंड यू विल गेट 10 × 7 कितना आ जाएगा 70. तो आपका एलसीएम कितना आ गया, आपका एलसीएम आ गया 70. आइए देखते हैं हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा डी ऑप्शन, that is 70. Okay, so thank you guys, thanks for watching. Hello students, so here's the question is, the simple interest on rupees 1820 from 9 October 2003 to 21 December 2003 at 7/1/2% will be. Okay, means हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, हमें यहाँ पे SI को बताना है. ठीक है, हमें यहाँ पे SI को बताना है किस अमाउंट पे, हमें यहाँ पे अमाउंट गिवन है ₹1820. ठीक है, और जो टाइम का ड्यूरेशन आप देख रहे हैं ये आपको मंथली में गिवन है. ठीक है, तो आपको यहाँ से टाइम खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि टाइम कितना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको रेट गिवन है. तो आइए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या हमें यहाँ पे क्वांटिटीज है. देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है P, जो कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जिस अमाउंट पे हमारा SI इंटरेस्ट लगने वाला है. ठीक है, दैट इज ये आपको गिवन है ₹1820. ओके, एंड देन आपको यहाँ पे रेट गिवन है विच इज 7/1/2%. इसे मैं लिख सकती हूँ 15/2%. ठीक है, ये हो गया मेरा रेट गिवन.
नाउ अब हम बात करेंगे टाइम की। जो आपका यहाँ पे टाइम है वो देखिए, वो है आपका 9 अक्टूबर 2003 टू 21 दिसंबर 2003। इट मीन्स सेम ईयर की ही बात हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि जब 9 अक्टूबर से स्टार्ट होगा आपका इंटरेस्ट लेना, तो अक्टूबर में डेज कितने होते हैं सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो देखिए अक्टूबर में जो आपके डेज होते हैं वो होते हैं 31, ठीक है। एंड देन क्या आएगा आपका नवंबर, जिसमें डेज होते हैं 30। एंड देन आपका आएगा दिसंबर, जिसमें ओवरऑल डेज होते हैं कितने, 31, ठीक है। यहाँ तक हम स्टॉप हो जाएंगे। अब देखिए जब आप यहाँ पे आओगे तो आप ये देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे अक्टूबर का डेज लिखूं तो देखिए 9, आपका 9 डेज तो निकल चुका, क्योंकि 9 अक्टूबर से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो रहा है। तो अगर आप देखो कितने डेज लेफ्ट हुए, 31 में से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे ओवरऑल मिलेगा 22 डेज। ये क्या है, ये अक्टूबर के डेज है जो कि लेफ्ट हैं, ठीक है, जिसपे हमें इंटरेस्ट मिलना है, ठीक है। अब सम अप करते हैं। अब देखिए अक्टूबर के बाद आया नवंबर, नवंबर में तो पूरी तरह इंटरेस्ट लगेगा, मतलब ओवरऑल 30 डेज के लिए लगेगा। ये मैं डेज के टर्म्स में लिख रही हूँ, तो ये हो गया 30 डेज। देन आपका दिसंबर में आप देखिए यहाँ पे 21 दिसंबर तक की बात हुई है, ठीक है। ओवरऑल डेज होते हैं 31, बट हमें खाली कैलकुलेशन करना है 21 डेज तक, तो हम यहाँ तक लेंगे, ओके। ये चीज हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी। यहाँ पे मैं आपको लिख दे रही हूँ, ये जो आपका डेज है ये आपका है अक्टूबर का, एंड देन ये है आपका नवंबर का, एंड ये है आपका दिसंबर का। अब ओवरऑल जब हम इसे एड अप करेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे एड अप करने पे कितना मिल जाएगा, जब हम इसे ऐड करेंगे हमें मिलेगा 73 डेज। कितना मिल गया, 73 डेज हमें यहाँ पे टाइम मिल गया। लेकिन जबकि हमें पता है कि जब हम एसआई का कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में जो टाइम होता है उसको हमेशा ईयर में रखा जाता है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ अगर मैं इसे ईयर में कैलकुलेट करूंगी तो 73/365 ईयर हम लिख सकते हैं बहुत आराम से। ये मैंने कैसे कह दिया कि सिंस 1 ईयर में आपका 365 डेज होता है, तो मैं कह सकती हूँ कि 1/365 ईयर हो जाएगा 1 डे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1 डे में इतना ईयर हुआ, तो 73 डेज में कितना हो गया, 73/365 ईयर। ये आपको क्लियर हो गया। देन अब हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे जब हम इसे कट करेंगे तो देखिए 1/5 आएगा, ठीक है। 73 5 से ये कट हो जाएगा, इतना आपका आ गया ईयर्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। अब हमारे लिए सारी वैल्यूज बहुत ही इजी तरीके से गिवन है। देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है PRT/100, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल मल्टीप्लीकेशन रेट मल्टीप्लीकेशन टाइम। तो प्रिंसिपल आपको क्या गिवन था, यहाँ पे जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट था वो देखिए 1820 गिवन था, इसे हम लिख देते हैं 1820। देन आपको रेट गिवन है 15/2। देन आपको देखिए टाइम अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया 1/5, आप चेक कर सकते हैं सब कुछ 15/2 या, ठीक है। अब नीचे आपका चलेगा यहाँ पे 100 मल्टीप्लीकेशन, ओके। अब यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1820, ऊपर 15 आ जाएगा, और नीचे आप देखिए यहाँ पे 5 2 से 10, तो मैं एक और जीरो यहाँ पे लगा दे रही हूँ। अब बस हम यहाँ पे जीरोस को जब कट कर लेंगे तो हमें यहाँ पे ओवरऑल क्या मिल जाएगा, जब हम यहाँ पे कट करेंगे 5 3 5 2 0 एंड देन आप यहाँ पे 2 से जब कट करेंगे तो यहाँ पे आपको कट करके ओवरऑल क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ मिलेगा 91 मल्टीप्लीकेशन 3/10, एंड देन यू विल गेट, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 27.3 रुपीज, ठीक है। हमें ओवरऑल हमारा जो एसआई है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कैलकुलेशन करने पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, ओके। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hello students, so here's the question is, Ram borrowed a sum of rupees 12,000 at 15% per annum from a money lender on 13th January 2003 and retained the amount on 8th June 2003 to clear his debt. What was the amount paid by Ram to the money lender to clear his debt? ओके, तो ओवरऑल आपका क्वेश्चन ये है कि जो राम है उसने इतने पैसे उधार लिए, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये आपका हो गया प्रिंसिपल अमाउंट जो कि उसने एक मनी लेंडर से लिया और इतने परसेंट इंटरेस्ट पे लिया, ठीक है, 15% इंटरेस्ट पे लिया, एंड उसने लिया था 30 जनवरी 2003 को और उसने रिटर्न किया 8 जून 2003 में, ठीक है। उसी साल में उसने वापस कर दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टाइम का ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक्जैक्टली आपको टाइम नहीं गिवन है, यहाँ पे आपको खुद से टाइम को निकालना होगा। एंड एक्जैक्टली आपने जो आंसर पूछा है वो ये पूछा है कि कितना अमाउंट, ठीक है, व्हाट वाज द अमाउंट, कितना अमाउंट जो है उसने ओवरऑल पे किया, ठीक है, मनी लेंडर को अपना कर्ज चुकता करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है क्वेश्चन में वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है वो आपको गिवन है पी, जो कि अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 12,000, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर रेट गिवन है विच इज 15%, रेट कितना है आपका 15%, एंड यस टाइम हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए तो पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइम के बारे में। यहाँ देखिए, यहाँ जो उसने पैसा लिया है वो उसने 13 जनवरी से उसका स्टार्टिंग हुआ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जनवरी में डेज कितने होते हैं। अगर आप देखिए जनवरी में आपके ओवरऑल होते हैं 31 डेज, एंड देन आपका आएगा इन द मंथ ऑफ फरवरी, देन आपका आएगा मार्च, देन आपका आएगा मार्च, देन अप्रैल, उसके बाद आपका आएगा मई, देन आपका आएगा जून। मैं यहाँ जाके स्टॉप हो जाऊंगी क्योंकि जो आपका यहाँ पे मनी है वो आप देख सकते हैं जनवरी से लेके जून तक चला है और इन द सेम ईयर, ठीक है, 2003 में ही चल रहा है। सबसे पहले हमने क्या देखा, जनवरी में ओवरऑल डेज होते हैं 31, लेकिन जो उसने पैसे लेना शुरू किया है वो तो भाई 13 से किया है, 13 तारीख के बाद से। सबसे पहले हम ये देखेंगे कितना दिन तक उसने पैसा वहां पे रखा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 31 में से 13 माइनस करेंगे तो हमें क्या यहाँ पे मिल जाएगा, हमें यहाँ मिलेगा 18, ठीक है। इसका मतलब जो उसका मनी पे जो उसका इंटरेस्ट चालू हुआ वो सबसे पहले 18 डेज के लिए लगा जनवरी में। उसके बाद जब हम फरवरी की बात करेंगे तो फरवरी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2003, इट मीन्स जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो डेज लेंगे वो हम लेंगे 28 डेज। कितना लेंगे, 28 डेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28, ठीक है। ये हो गया आपका फरवरी का। देन जब आप मार्च की ओर आओगे तो मार्च में कितने डेज होते हैं, 31, हम लिखेंगे 31 ओवरऑल क्योंकि मार्च का पूरा लगेगा। तो यहाँ पे एड अप करेंगे 31 डेज। देन अप्रैल के लिए हम ऐड करेंगे 30 डेज क्योंकि अप्रैल में होते हैं 30 डेज। देन मई में भी आपका पूरा आएगा 31 डेज, हम लिख लेते हैं 30 एंड देन 31। उसके बाद जो आपका है जून के लिए आप देखिए, आपने 8 जून को उसमें बता रहा है उसने पैसे को चुकता कर दिया। इट मीन्स जो उसका आपका इंटरेस्ट लगा वो 8 डेज के लिए लगा, ठीक है, जून में। तो हम यहाँ पे एड अप करेंगे 8। अब हम इन सबको जब ऐड करेंगे तो यहाँ में हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ डेज, कितने डेज के लिए उसने अपने पास पैसे रखे थे, कितने डेज का उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो आइए से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इसे एड अप करेंगे, हमें मिलेगा 8 8 16, देन आपको मिल जाएगा 4, देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा 61, देन यहाँ मिलेगा 39। उसके बाद जब हम इसे एड अप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 7, देन 10, देन आपका 39। उसके बाद जब आप इसे एड अप करेंगे देखिए ये आपका हो गया 146 डेज, ठीक है। तो ओवरऑल जो उसका टाइम लगा वो 146 डेज के टर्म्स में लगा, लेकिन हमें यहाँ पे जो टाइम होगा वो हमें ईयर में लिखना होगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सिंस हमें पता है 365 डेज में आपका 1 ईयर होता है, तो 1 डेज में क्या हो जाएगा, 1 डे में आपका 1/365 ईयर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ओवरऑल डेज कितने हैं, सो फॉर 146 डेज के लिए ईयर कितना हो जाएगा, 146/365 ईयर, ठीक है। तो ये रहा आपका टाइम, ये टाइम आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। अब आइए, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इंटरेस्ट कितना लगेगा, क्योंकि देखिए हमें बताना है अमाउंट, ठीक है। ओवरऑल जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था वो हमें करना था अमाउंट, ठीक है, अमाउंट निकालना था। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो आपका होता है वो होता है P + SI, ठीक है। दैट इज जो प्रिंसिपल अमाउंट उसने लिया और जितना इंटरेस्ट लगा। तो उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट तो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 12,000, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये आपका होता है PRT/100, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमें प्रिंसिपल गिवन था वो कितना था, 12,000 रुपीज, और जो आपका रेट लग रहा था वो क्या था, ये देख लेते हैं। रेट आपका 15% था, रेट कितना था 15%, एंड टाइम आपका कितना है 146/365 एंड देन यहाँ पे 100 का मल्टीप्लीकेशन। तो हमें इसे ओवरऑल सॉल्व करना होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे एंड यहाँ पे हम इसे कट करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 7 35 आपका हो गया, फिर यहाँ पे 5 3 आपका हो गया, ठीक है 15, देन 73 2 आप ले जाओगे तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिला, 120 मल्टीप्लीकेशन 6, दैट इज आपको यहाँ पे मिल गया 720 रुपीज। ये क्या है, ये आपका आया है सिंपल इंटरेस्ट जो कि इस अमाउंट पे लगा है, ठीक है, ये जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। नाउ अब हमें क्या बताना था, हमें ओवरऑल बताना है अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट आपका होता है P + SI, दैट इज प्रिंसिपल + SI। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे आराम से लिखेंगे कितना होता है ₹12,000 एंड SI आपका होता है ₹720, ये आपका मिला है हमें यहाँ से। तो इसे जब हम लोग एड अप करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12720, यही हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जो कि आपका फाइनल अमाउंट बना। तो आइए इसमें देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 12720, दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट हुआ। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स,
So here's the question is, the ratio of the length of the parallel sides of a trapezium is 3:2. The shortest distance between them is 20 centimeter. If the area of the trapezium is 550 centimeter square, the sum of the length of the parallel side is, okay, it means यहाँ पे आपको दो जो parallel side होती है trapezium की उसका रेशियो गिवन है 3:2 एंड देन यहाँ पे आपको उसका डिस्टेंस बिटवीन, दैट इज आपको जो दोनों के बीच में जो हाइट होती है पैरेलल लाइंस के बीच में वो आपको गिवन है यहाँ पे कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यस आपको यहाँ पे एरिया भी गिवन है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना क्या है, आपको यहाँ पे दोनों जो पैरेलल लाइंस है उसका सम निकालना है, ठीक है। जो पैरेलल लेंथ जो होती है ट्रेपेजियम में उसका सम अप करके बताना है कितनी उसकी लेंथ होगी। तो आइए इसे समझने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका ट्रेपेजियम यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये लिया, ओके, देन हम एक स्ट्रेट लाइन को फॉरवर्ड यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आप एक ड्रॉ करेंगे ऐसे करके साइड में, क्योंकि आपको पता है जो ट्रेपेजियम उसके दोनों लाइन जो दोनों साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं आपस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो चारों के चारों साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। दैट इज अगर ये ए है तो ये बी एंड देन ये सी एंड देन ये डी, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे बात करेंगे इन दोनों पैरेलल लाइंस की। ये दोनों लाइंस जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, दोनों के दोनों पैरेलल, दैट इज यहाँ पे ए पैरेलल टू बी होता है, ये जो आपको देख रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहीं पे आपको एक हाइट भी गिवन है, यहाँ पे जो इसके बीच की जो हाइट है वो आपकी कितनी है, यहाँ पे देखिए इसकी जो हाइट है आपको यहाँ पे गिवन है, ये इसकी लेंथ आपको यहाँ पे दी हुई है कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर एंड आपको गिवन है ए रेशियो भी क्या है आपका 3:2 है, ठीक है। ये जो आपको लेंथ दिख रही है साइड की, ठीक है। एंड यस आपको जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है वो भी आपको गिवन है यहाँ पे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है और आपको निकालना क्या, आपको फाइंड आउट करना है a प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। a प्लस बी जो आपको लेंथ दिख रही है ना, इसको आपको वैल्यू निकालना है कि कितनी इसकी लेंथ आएगी, ठीक है। ये इसकी ओवरऑल लेंथ है एंड ये इसकी ओवरऑल लेंथ है। तो आइए सबसे पहले इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। देखिए सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे आप a को तो लिख सकते हैं ना 3x आराम से एंड b को लिख सकते हो 2x, क्योंकि ये रेशियो में टर्म्स गिवन है तो आप इसके वैल्यूज के लिए x लेके लेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आइए हम इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं, हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ जो हमारे पास ट्रेपेजियम होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका होता है 1/2 मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट्स में होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज a प्लस b, जो पैरेलल साइड के सम होता है, मल्टीप्लीकेशन h, ये जो आपको हाइट गिवन है यहाँ पे यही आपका हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपको हाइट गिवन है जो h है दैट विल बी हाइट ऑफ विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखिए एरिया को आपको वैल्यू मिली है कितनी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन 1/2 मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x एंड मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे जब आप करोगे तो हाइट आपको दी हुई थी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन आपको गिवन था और जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लीकेशन, इसको जब एड अप करेंगे हमें मिलेगा 5x मल्टीप्लीकेशन 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपको यहाँ मिलेगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ आपको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लीकेशन में आपका x भी रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे x है ना, x तो हम हटा नहीं सकते, देन आपका 0 0 कट हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो x मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा 11 सेंटीमीटर। x आपको क्या मिल गया 11 सेंटीमीटर। नाउ अगर आप देखिए तो आपको पता है यहाँ पे इजिली आप a और b को फाइंड आउट कर सकते हो ना, 3x और 2x है, तो हम क्या लिखेंगे, सो a इज इक्वल टू क्या है आपका 3x, तो a क्या जगह 3 मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर दैट इज 33 सेंटीमीटर और जो आपको b मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा 2x दैट इज 2 मल्टीप्लीकेशन 11 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या काम करना था, आपको जो फाइनली निकालना था आंसर वो आपको निकालना था a प्लस बी दैट इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 33 सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर which will be equal to 55 सेंटीमीटर। तो यही आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर दैट इज सम ऑफ पैरेलल साइड, जो इसके आएंगे वो आ जाएगा आपका 55 सेंटीमीटर। तो आइए देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हुआ, ओके हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, so here's the question is
a person from A starts to walk at 7 a.m. and reach B at 11 a.m. Similarly, a person from B starts to walk at 8 a.m. and reach A at 11:30 a.m. So we need to find the time at which they meet each other. ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें ये फाइंड आउट करना है कि दोनों कब एक दूसरे से मिलते हैं. ठीक है, दो पर्सन है, पहला स्टार्ट करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने में, कुछ समय लेता है 7 AM से 11 AM. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे निकालना है कि किस टाइम पे, कौन से टाइम पे ये दोनों के दोनों मिलेंगे. तो आइए सबसे पहले हम इसे समझते हैं थोड़े से डायग्राम के थ्रू, तो आपको क्लियर होगा ज्यादा अच्छे से. यहाँ पे आइए हम इसे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू देखते हैं. मान लीजिए ये आपका पॉइंट है. ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है. ठीक है, जो पर्सन फर्स्ट है, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं. यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पर्सन है उसने स्टार्ट की है अपनी जर्नी 7 AM पे और पहुंचा कब है, ये पहुंचा है 11 AM पे. इट मीन्स जो वो ए से बी पर गया तो उसने टोटल 4 आवर्स लिए. ठीक है, 4 आवर्स उसने लिए ए से बी पर जाने के लिए. और एक दूसरा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, जो कि आपका बी पॉइंट पर है. इसने क्या किया, इसने आपका यहाँ पे शुरुआत करी है अपनी जर्नी 8 AM से और पहुंचा है पॉइंट ए पे एट 11:30 AM. ये कब पहुंचा है आपका 11:30 AM और इसने टोटल लिया है 3.5 आवर्स. आप देख सकते हैं और इसका डायरेक्शन एस हो रहा है क्योंकि ये बी टू ए गया है और पर्सन फर्स्ट आपका गया है ए टू बी. ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें समझ में आ गई. अब हमें फाइंड आउट करना क्या है कि ये दोनों के दोनों किस पॉइंट पे जाके मिलेंगे. ठीक है, किस पॉइंट पे दोनों साथ में होंगे. सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम इसमें सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे. देखिए, जो फॉर ए पर्सन है, ए पर्सन ने लिया 4 आवर्स और फॉर बी पर्सन ने लिया है 3.5 आवर्स. ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस निकालना हमारे सबसे इजी रहेगा अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें. ठीक है, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3.5. ठीक है, तो 3.5 के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे 4 एंड 3.5 को अगर मैं से पॉइंट हटा के लिख दी तो देखिए 5 7 5 2 दैट इज 7/2 आएगा. ठीक है, अब इसका जब मैं एलसीएम लूंगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा 28. कितना आ जाएगा इसका एलसीएम आएगा 28. अब देखिए ये जो एलसीएम हमें मिला है ये टोटल डिस्टेंस है. ठीक है, ये टोटल आपका डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है ये वो निकल चुका है. तो जब हमें डिस्टेंस मिल गया है और हमें टाइम पता चल गया कि ए ने कवर किया 4 आवर्स में, बी ने कवर किया 3.5 आवर्स में, तो हम बहुत ही इजिली इनका टाइम वो क्या बोलते हैं स्पीड निकाल सकते हैं ना. सिंस मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि सिंस जो आपका स्पीड होता है वो क्या होता है, स्पीड होता है वो आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड आपको होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यही फंडा हम जब लगाएंगे तो फॉर ए, अगर मैं ए के लिए आपसे बात करूं तो ए की स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस यहाँ पे पूरा कितना है 28 और ए को जो टाइम लगा वो आप देख लीजिए कितना लगा, यहाँ पे ए से बी पे जाने में से 4 आवर्स लगा है. तो यहाँ पे निकालेंगे 4 आवर्स के हिसाब से और ये आपका है डिस्टेंस. किलोमीटर में नहीं, हम इसको यूनिट में भी मान सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है आपको. ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस मेंशन नहीं किया. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ये जो आपको डिस्टेंस मिला या सॉरी स्पीड मिला, ये आप कह सकते हो ये आपको मिल गया 7 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 7 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड मिल गई है फॉर बी. अब हम निकालेंगे फॉर बी के लिए. बी के लिए सिमिलरली जो स्पीड आएगी वो क्या हो जाएगी, देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, अगेन 4 किलोमीटर, लेकिन इससे जो टाइम लगा वो लगा है 7/2 आवर्स ना, या फिर मैं कह सकती हूँ 3.5 आवर्स. तो इससे लगा है इतना टाइम. तो देखिए अब जब हम इससे कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर. ये मुझे मिल गई दोनों की स्पीड जब ये दोनों ए से बी पर जा रहा है और बी से ए पर जा रहा है. ये मैंने फॉर ए एंड बी नहीं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि ए और बी तो आपका पॉइंट है ना. तो फॉर फर्स्ट पर्सन, ठीक है यहाँ पे, और ये आपका है फॉर सेकेंड पर्सन. ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपका हो गया. अब हम क्या देखेंगे कि दोनों को अगर देखिए अभी एक चल रहा है 7 AM पे और एक आपका चल रहा है 8 AM पे, अगर मैं दोनों को चला दूं एक साथ ना तो मैं ये बात कह सकती हूँ ना यहाँ पे कि जो डिस्टेंस आपका कवर्ड होगा, जो डिस्टेंस कवर्ड होगा बाय द पर्सन फ्रॉम पॉइंट ए बिफोर 8 AM. ठीक है, 8 AM से जो पहले डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा भाई, उसने 7, यहाँ बज रहा है आपका 7, जब वो 8 बजेंगे यहाँ पे और आप उसका स्पीड देख रहे हैं कितना है 7 किलोमीटर पर, मतलब वो 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल रहा है. तो वो यहाँ पे वो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेगा. ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे मैं ये बात कह सकती हूँ बहुत ही इजिली कि फॉर फर्स्ट पर्सन, अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन को लेके कि इसके लिए जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो डिस्टेंस ये करेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन
फ्रॉम, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट पे बिफोर आपका 8 AM। 8 AM से पहले जो डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हमें इसे समझना होगा। तो आप ये देखिए वो 8 AM से पहले कितना डिस्टेंस कवरेगा, अगर वो इन, यहाँ पर लिख देती हूँ, इन 1 आवर वो चल रहा है 7 किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 7 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे 7 AM से 8 AM पे आने में उसे 1 घंटा ही तो लगेगा। कितना वो कवर कर लेगा आपका 7 किलोमीटर। नाउ अब हम क्या देखेंगे कि डिस्टेंस कितना लेफ्ट है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, नाउ डिस्टेंस जो आपका लेफ्ट है, देखिए टोटल डिस्टेंस कितना था 28 और 7 किलोमीटर उसने 1 घंटे में कवर कर लिया। मीन्स जो आप डिस्टेंस बचा वो आपका बचा 21 किलोमीटर। क्या लेफ्ट हुआ 21 किलोमीटर आपका डिस्टेंस बचा। यही डिस्टेंस दोनों को तय करेंगे तब हम देखेंगे कि दोनों के दोनों कोलाइड कब हो रहे हैं, ठीक है, दोनों के दोनों मीट कब कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसे निकालूंगी तो मैं कह सकती हूँ ना कि आफ्टर 8 AM के बाद, आफ्टर 8 AM देयर रिलेटिव स्पीड, इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा, देखिए रिलेटिव स्पीड आप देख सकते हैं ना, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैं कहूंगी रिलेटिव स्पीड जो इसका, देखिए यहाँ पे कितना है, इसकी स्पीड आई है 7, इसकी आई है 8, फर्स्ट और सेकंड पर्सन की, और दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट में है। इट मींस ये जो आपका रिलेटिव स्पीड है क्या हो जाएगा 7 + 8 ना, दोनों का हम ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो हम इसे एड अप करते हैं, दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आपका। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया रिलेटिव स्पीड। नाउ जब हमें रिलेटिव स्पीड पता चल गया है, अब हम डिस्टेंस बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे यहाँ पे, जो हमें टाइम फाइंड आउट करना था। अब देखिए टाइम क्या हो जाता है, टाइम आपको हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी लेफ्ट थी यहाँ पे 21 किलोमीटर, ठीक है, और आपका यहाँ पे स्पीड कितनी थी 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करूंगी तो 3 7 3 5 दैट इज 7/5 आवर यहाँ पे आ गया। अब इसे हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 आवर और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2/5 मिनट, ठीक है, 2/5 आपको मिलेगा यहाँ पे, सॉरी 2/5 अभी यहाँ पे आवर ही रहेगा, ठीक है, 2/5 आपको यहाँ पे मिल जाएगा आवर, फ्रैक्शन में आएगा ना 1, तो 1 आवर, और मैं कह सकती हूँ 2/5 × 60 मिनट, दैट इज 12 कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आवर और 24 मिनट। इट मीन्स ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, जब मीट करेंगे तो 1 घंटे 24 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो टाइम होगा, सो टाइम एट विच दे मीट, ठीक है, जिसपे ये मिलेंगे वो टाइम आपका क्या होगा, वो टाइम आपका हो जाएगा, देखिए ये आपकी जो ट्रेन हमने देखा था 8 AM से ना, तो 8 AM में जब हम एड अप कर देंगे 1 आवर 24 मिनट, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 9 आवर 24 मिनट। यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी टाइम पे जो आपके दोनों पर्सन है, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, दोनों के दोनों आपके इस टाइम पे मिल जाएंगे। ओके, सो होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, सो हियर्स द क्वेश्चन इज a person starts walking from A towards B at 6 AM and reaches at 10 AM. Okay, and another person from B starts walking towards A at 8 AM and reaches at 11:30 AM. Find the time at which they meet each other. Okay, so हमें यहाँ पे given है कि 2 पर्सन है आपस में, ठीक है, 2 पर्सन है, एक पर्सन चलता है पॉइंट A से, कहाँ से चल रहा है पॉइंट A से, और रीच कर रहा है एट बी पे पहुंच रहा है, और 6 AM पे से स्टार्ट वॉक करा और 10 AM पे पहुंच गया। दूसरा पर्सन आपका B to A जा रहा है जो कि 8 AM से शुरू किया 11:30 AM पे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है टाइम, हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है जिसपे ये दोनों के दोनों आपके मीट करेंगे, ठीक है, जिसपे दोनों के दोनों आपके मिलेंगे। तो आइए इसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम एक थोड़ा डायग्राम बना के समझते हैं इसे कि कैसे आपका A और B पर्सन यहाँ पे समझ में आपको आएगा। देखिए ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक है, और यहाँ पे आपका बैठा हुआ है फर्स्ट पर्सन जो कि A to B ट्रैवल कर रहा है, ये A to B ट्रैवल कर रहा है, और एक आपका यहाँ पे है सेकेंड पर्सन जो कि B to A ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका फर्स्ट पर्सन है ये 6 AM पे स्टार्ट करा और 10 AM पे पहुंच गया, मीन्स इसने 4 आवर्स कवर किया। और ये जो आपका पर्सन है ये स्टार्ट करा है 8 AM पे और रीच कर दिया है 11:30 AM पे, इट मीन्स इसने 3.5 आवर्स कंज्यूम किया, ठीक है।
तो आइए अब इसे समझते हैं कि ये कैसे होगा। यहाँ पे आपने ये चीज देख ली ना। अब देखिए, अब हम जब इससे प्रोसीड करेंगे फर्दर तो हम क्या देखेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है ए और बी एफ पॉइंट, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना होगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3.5। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 7 5 2 मतलब हमें 4 और 7/2 का एलसीएम लेना होगा ताकि हमें टोटल डिस्टेंस पता चल पाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 4 और इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 28। ठीक है, तो जो 28 हुआ ये आपका क्या होगी, ये आपका टोटल डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो चुका है। अब देखिए, ये आपको डिस्टेंस पता चल गया, आपको टाइम पता है, तो क्या आप स्पीड नहीं निकाल सकते हैं? तो हम निकाल सकते हैं ना आराम से, स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन। हम जो फर्स्ट पर्सन है उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 28 और टाइम कितना लगा इसे 4 आवर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर मैं इसे किलोमीटर में कंसिडर कर लूं तो आपका इतना आ जाएगा। अगेन हम यहाँ पे देखेंगे स्पीड ऑफ सेकेंड पर्सन, जो सेकेंड पर्सन की स्पीड होगी वो आपकी क्या आ जाएगी 28 किलोमीटर अपॉन कितना टाइम इसे लगा है 7/2 ना, 7/2 आवर। तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे ये आपका आराम से सॉल्व करके आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका दोनों यहाँ पे आ चुका है, आपका ये भी आ गया, ये भी आ गया, आपका दोनों के दोनों की स्पीड आ गई। अब देखिए, अब हमें क्या देखना है कि एक तो स्टार्ट किया था 6 बजे चलना और दूसरा स्टार्ट किया था 8 बजे चलना। अगर हम दोनों को सेम टाइम पे ला दें, दैट इज 6 AM है। अगर हम ये देखें कि 8 AM जब ये 8 AM पर होगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पहले चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे स्पीड निकालने से हमें क्या पता चल गया, फर्स्ट पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन के बारे में हमें ये बात पता चल गई। देखिए मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन है उसके बारे में हम ये जान गए कि जो इसने डिस्टेंस कवर किया है, बाय फर्स्ट पर्सन फ्रॉम पॉइंट ए पे जो इसने डिस्टेंस कवर किया है बिफोर 8 AM। ठीक है, 8 AM के पहले जो इतने डिस्टेंस कवर किया है वो क्या हो जाएगा। देखिए, अगर ये 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलता है तो जाहिर सी बात है इन 2 आवर्स ये चल जाएगा 14 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 आवर्स की बात क्योंकि इसने स्टार्ट करा था 6 AM से 8 AM पे जब ये आएगा पहले कवर करेगा 7, जब 7 बजेंगे फिर ये 7 to 8 में कवर करेगा 7, दैट इज इसने 14 किलोमीटर डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर लिया है। क्लियर है, 14 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। नाउ अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे नाउ जो आपका डिस्टेंस लेफ्ट है। ठीक है, तो देखिए जो आपका डिस्टेंस लेफ्ट होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपका 28 है, 28 में जब हम 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिलेगा 14 किलोमीटर। इट मीन्स ये जो आपका 14 किलोमीटर लेफ्ट है इसे ए और बी दोनों को हम देखेंगे साथ में कवर करते हैं कितनी देर में, तभी तो वो दोनों मीट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ पे कि आफ्टर 8 AM के बाद जो उनकी रिलेटिव स्पीड है, उनका जो यहाँ पे स्पीड है वो क्या हो जाएगा। और देखिए इनकी जो स्पीड दी हुई है रिलेटिव स्पीड वो आप देखो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि एक जा रहा है ए से बी की ओर और दूसरा जा रहा है बी से ए की ओर। तो जब भी रिलेटिव स्पीड आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो दोनों एड अप होती है। और यहाँ पे आप देखिए ए की स्पीड आई है 7 किलोमीटर फर्स्ट पर्सन की 7 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की आई है 8 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ यहाँ पे जो इसकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो आपकी जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत ही इजिली आराम से हमने कह दिया 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अब हमें फाइनल वो डिस्टेंस निकालना है ना, सॉरी जो टाइम निकालना है कि वो इस डिस्टेंस को कवर करे जो कि 14 किलोमीटर है। मैं क्या लिखूंगी, टाइम टेकन टू कवर 14 किलोमीटर। ठीक है, उसको टाइम कितना लगेगा, तो स्पीड क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 14 किलोमीटर और आपको स्पीड कितनी आ गई रिलेटिव 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपकी आ गई है स्पीड। इसे ही हमें अब सॉल्व करना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14/15 आवर। ठीक है, आपका ये एग्जैक्टली आएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए अच्छे से हम क्या करते हैं, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में।
तो देखिए मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, इट मीन्स कितना आ गया 14 4 से जब हम कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 आपका यहाँ पे आ जाएगा 56 मिनट। ओके, इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये जो मीटअप करेंगे, ये मीटअप करेंगे कब, ठीक है, टाइम यहाँ पे मैं लिखती हूँ टाइम एट विच दे मीट, कितने देर बाद ये मीट करेंगे। इन्होंने साथ में शुरू किया चलना कब, 8 AM पे ना, तभी तो मैंने इसे एड अप किया था। और कितने देर बाद मिलेंगे, 56 मिनट बाद। तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि ये मीट करेंगे 8:56 AM पर, 8:56 AM पर ये आपस में मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो यही हुआ हमारा इसका फाइनल आंसर कि इस टाइम पे ये दोनों के दोनों मीट करेंगे। ओके, सो होप सो आपको सोल्यूशन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, सो हियर्स द क्वेश्चन इज a man rose to a place 48 kilometer distance and come back in 14 hours. He find that he can row 4 kilometer with this stream in the same time as 3 kilometer against the stream. The rate of the stream is, okay, it means हमें यहाँ पे given है कि कोई आदमी है जो कि एक डिस्टेंस है। देखिए ये जो आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है, 2 पॉइंट है यहाँ पे, तो वो यहाँ से वहां जाने में जो उसका पूरा डिस्टेंस है वो कितना है, 48 किलोमीटर। हमें ये चीज गिवन है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 48 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जिससे वो आ भी रहा है और जा भी रहा है। ठीक है, तो अगर जाने के टाइम में यहाँ पे लेट कर लू T1, ठीक है, टाइम फॉर गोइंग, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लेट कर लू कि टाइम फॉर A to B, ठीक है, जब वो A पॉइंट से लेके जब वो B पॉइंट पे जा रहा है तो जो टाइम लग रहा है उसको कितना लग रहा है, T1 एंड टाइम फॉर B to A, तो वो कितना हो जाएगा तुम्हारा T2, हमारे हो जाएगा T2। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, जो टोटल टाइम लग रहा है आने जाने में T1 प्लस T2 वो कितना है आपका 14 आवर, कितना है 14 आवर्स। इतना हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ से लिख ली। उसके बाद हमें बोल रहा है कि ही फाइंड दैट ही कैन रो 3 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। अब समझिए स्ट्रीम के साथ जाने का सेंस क्या होता है, जैसे अगर आपका यहाँ पे मैं कह दूं यहाँ पे कोई आपका बोट है, ठीक है, ये बोट है, तो बोट आपको पता है जब आपका पानी का स्पीड जो होता है, जो आपके स्ट्रीम होती है, अगर आप उसके साइड आते हो ना, विद द स्ट्रीम का सेंस क्या हुआ, आपको इस बोट को चलाने में इजी तब होता है जब आपका जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोट के साथ हो ना। अगर आपको अगेंस्ट चलाना होता है तो आपको मेहनत लगती है। तो इट मीन जो बोट और जो स्ट्रीम का जो स्पीड है, ठीक है, जो स्पीड रहती है B प्लस S, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो ये आपका हो जाएगा कि ये आपका हो जाएगा विद द स्ट्रीम, क्योंकि हम स्ट्रीम के साथ चल रहे हैं। जबकि अगर मुझे अगेंस्ट जाना हो, मीन्स मेरा बोट यहाँ जा रहा है, ठीक है, सॉरी हाँ, मेरा बोट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए वाटर का जो स्ट्रीम का फ्लो है वो तो ऑलवेज डाउनवर्ड होगा। अब क्या हो रहा है, मेरा बोट ऊपर की ओर जा रहा है और जो मेरा स्ट्रीम है वो मेरा डाउनवर्ड आ रहा है, तो कैसा हो गया, ये दोनों अपोजिट में हो गए। इट मीन्स यहाँ हम कहेंगे B माइनस S, और इसे हम कहते हैं अगेंस्ट द स्ट्रीम, इसे हम कहते हैं डाउनवर्ड स्ट्रीम या फिर विद द स्ट्रीम। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। इसी कंसेप्ट का भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। और यहाँ पे आगे जो आपको निकालना है वो आपको रेट निकालना है। रेट क्या हो गया, रेट ऑफ द स्ट्रीम। इट मीन्स आपको इसका सेंस यही हुआ कि यहाँ पे आपको निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है। ठीक है, आपको निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मैं सेकंड इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो क्या थी कि ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम, और जितना वो 3 किलोमीटर में अगेंस्ट जाता है। तो अगर मैं वो टाइम लेट कर लू, लेट इन टाइम t he goes 4 kilometer downstream and 3 kilometer upstream। ठीक है, ये टी टाइम में ही दोनों काम कर रहा है। तो मैं आराम से ये बात कह सकती हूँ ना कि यहाँ पे जो इसका आपका सेंस हो जाएगा, जो इसकी स्पीड आएगी पहले वाले के अकॉर्डिंग, वो क्या आ जाएगी आपकी, वो आपकी आ जाएगी 4/t, क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम मान लिया है t। ठीक है, और जो दूसरे वाले के लिए है, जब ये आपका डाउनवर्ड जब आपका अप स्ट्रीम जा रहा है तो ये आपका आ जाएगा 3/t। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सेट हो गया आराम से। ठीक है, स्पीड ये हो गया जब आपका ये जो स्पीड है ये आपका है फॉर डाउन स्ट्रीम, और ये है आपका फॉर अप स्ट्रीम।
ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन था, जो मेन था, वो क्या था आपका, T1 प्लस T2 कितना लग रहा था आपका, 14 आवर्स लग रहा था। अब T1 क्या है, T1 वो टाइम है जब वो A से B पॉइंट पे जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, देखिए टाइम क्या होता है, टाइम आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है, 48 किलोमीटर। और जो आपको इसके लिए जो आपको टाइम लग रहा है, सॉरी जो आपकी स्पीड है वो क्या है, 4/T। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, T2 का डिस्टेंस, जब आप B से A पॉइंट पे आ रहे हो, देखिए यहाँ पे T2 क्या है, जो B से A पॉइंट पे आ रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा था B से A पॉइंट पे आ रहे हो, इसके लिए भी डिस्टेंस आपका 48 ही है। ठीक है, लेकिन आपकी इस स्पीड क्या है, 3/T, विच इज 14 आवर्स, यहाँ पे आपने लिख लिया। अब जब हम यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका T/4 प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा T/3 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 14 आवर्स। ठीक है, तो इसके लिए अब हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 70/12 एंड देन 14 एंड देन यहाँ पे आपको आ जाएगा 14 आवर्स। ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 12 1 12, 12 4 48 और यहाँ पे आपका t जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 14/28 आवर्स। तो इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 14 14 14 2 दैट इज जो आपका टाइम आया, जो यहाँ पे आपको टाइम मिला वो आपको कितना मिला, 1/2 आवर। ये आपको यहाँ पे मिल चुका है टाइम, दैट इज 1/2 आवर। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ ना कि जो मेरा स्पीड था, ये मुझे क्या मिली, ये मुझे टी की वैल्यू मिली है। इट मीन्स मैं अगर इसमें ये जो फर्स्ट इक्वेशन है एंड जो सेकंड इक्वेशन में इसमें मैं अगर पुट करती हूँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि डाउन स्ट्रीम के लिए क्या हो जाता है, डाउन स्ट्रीम के लिए जो आपका होता है वो होता है B प्लस एस। क्या हो जाता है यहाँ पे, डाउन स्ट्रीम के लिए B प्लस एस, और अप स्ट्रीम के लिए क्योंकि आपका स्पीड और बोट, सॉरी जो आपका स्ट्रीम और बोट होता है अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो ये आता है B माइनस एस। तो ये आपको मिल चुका है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना कि B प्लस एस आपका कितना है, ये आपका 4 एंड देन 1/2 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन में पुट किया फर्स्ट एंड सेकंड में, एंड B माइनस एस आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 1/2 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो लिख दूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। ठीक है, मैंने इक्वेशन 1 एंड सेकेंड से ये चीज कंक्लूड करी। अब मैं अगर इन दोनों को एड अप कर दूं इसको, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 2B। देखिए यहाँ पे मुझे जब मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को एड अप कर दूं, 2B इज इक्वल टू 14, दैट इज B इज इक्वल टू 7 मुझे यहाँ मिल जाएगा। B क्या है, B है आपका बोट की स्पीड विच इज 7 किलोमीटर पर आवर। सो मैं कह सकती हूँ, सो S क्या आ जाएगा आपका, 8 माइनस 7। अगर मैं ये वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा आपका, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, S क्या था आपका, S जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या था आपका, ये स्पीड ऑफ द स्ट्रीम था। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना आ गया आपका, 1 किलोमीटर पर आवर। तो आइए देख लेते हैं हमारा कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ। इससे पहले मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये आपका फाइनल आंसर हुआ 1 किलोमीटर पर आवर। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ वो कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है जो आपका वो है 1 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड यस फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना ना भूलें। आप हमारा सपोर्ट करते रहे ताकि हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज लगातार लाते रहे। ओके, एंड यस, यहाँ पे हमारे चैनल के लिंक आपको गिवन है, जो कि आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करें। वहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। ठीक है, ताकि आप अपने कंसेप्ट को और भी अच्छा बना सके। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।